हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा आप सभी तक पहुंचाई है। मेंस परीक्षा जिसमें सोशियोलॉजी एक मुख्य विषय था, सफलतापूर्वक उसकी 4 यूनिट हमने कंप्लीट की। ये चौथी यूनिट का अंतिम वीडियो होगा। छोटा सा एक पॉइंट हो सकता है बचे, लेकिन ये अंतिम वीडियो होगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस अंतिम वीडियो में, जिसमें हम प्रजनन क्षमता, रुग्णता, मृत्यु दर, ऐसे बहुत सारे जनसंख्या से संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लिया जाए। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पर आते हैं। हजार बार 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 समझाया गया है कि आप लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर लें। सिलेबस सफलता की कुंजी होती है, सफलता का आधार स्तंभ होता है। तो अवधारणाएं जो लास्ट में दी हुई हैं, जिसमें प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रवास, आयु और लिंग संरचना, इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रजननता से या प्रजनन क्षमता से। सबसे पहले ये प्रजनन क्षमता शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि जन्म देने की कोई बात की जा रही है या बच्चों के जन्म देने से संबंधित कोई बात है। बच्चों को जन्म देने की क्षमता ही क्या कहलाती है? क्षमता ही कहलाती है प्रजनन क्षमता। अब ये तो अपनी बोलचाल की भाषा में हो गया कि भाई किसी व्यक्ति की बच्चों के जन्म देने की क्षमता को प्रजनन क्षमता कहते हैं, लेकिन रियल में इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, उस पर चलते हैं। प्रजनन क्षमता से अभिप्राय स्त्री के, क्योंकि स्त्रियां ही तो बच्चे जन्म देती है, पुरुष थोड़ी जन्म देता है। हाँ, लेकिन दोनों में ये क्षमताएं होती हैं, प्रजनन क्षमताएं। स्त्री के बच्चों के जन्म देने की शक्ति से है इसका अभिप्राय, चाहे उसने संतान को जन्म दिया हो या ना दिया हो। अब देखिए यहाँ बहुत कॉमन, बहुत शॉर्ट में इस बात को समझो कि हर एक इंसान में कैपेसिटी पाई जाती है और वो कैपेसिटी होती है बच्चों के जन्म देने की। भले ही से अभी तक उसने बच्चों को जन्म दिया हो या ना दिया हो, भले ही से वो पूरे जीवन काल में किसी बच्चे को जन्म ना दे, भले ही वो 10 बच्चों को जन्म दे दे, भले ही वो 2 बच्चों को जन्म दे दे, लेकिन सब लोगों में एक कॉमन जो क्षमता पाई जाती है, उस क्षमता को कहते हैं प्रजनन क्षमता। अन्य शब्दों में अगर इसे हम देखें तो प्रजनन क्षमता से अभिप्राय है स्त्री के गर्भ धारण करने की शारीरिक योग्यता से, क्योंकि स्त्री ही तो गर्भ धारण कर सकती है, तो स्त्री के गर्भ धारण की क्षमता ही उसकी प्रजनन क्षमता है। यदि किसी स्त्री ने एक बार भी गर्भ धारण नहीं किया तो उस स्त्री को हम प्रजनन क्षमता वाली कहेंगे, क्योंकि उसमें प्रजनन क्षमता तो है। अब गर्भ धारण किया है या ना किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा के रूप में इसे समझें। उससे पहले प्रजनन क्षमता को मापते कैसे हैं, इस बात पर हम फोकस कर लो, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने वाला है। 2 लाइन का तो एक प्रश्न पूछेगा नहीं कि प्रजनन क्षमता क्या है। हो सकता है 2 नंबर में परिभाषिक बात करे, लेकिन मूल रूप से यहां से बड़ा प्रश्न का चांस बनता है। तो प्रजनन क्षमता के अध्ययन करने के 2 तरीके होते हैं, और ये मुझे लगता है कि सॉलिड एक प्रश्न एमपीपीएससी को पूछना चाहिए। अगर अच्छे व्यक्ति ने पेपर बनाया तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। सूक्ष्म प्रजनन विश्लेषण और स्थूल प्रजनन विश्लेषण, केवल ये 2 ही विधियां होती हैं किसी भी व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को मापने की। इसे हम कहते हैं माइक्रो और इसे कहते हैं हम मैक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो अध्ययन विश्लेषण विधियां 2 प्रकार की विधि होती है। हिंदी में इसे सूक्ष्म प्रजनन विश्लेषण और इसे स्थूल प्रजनन विश्लेषण कहते हैं। अब ये क्या होता है, इस पर फोकस कर लेते हैं। सूक्ष्म प्रजनन विश्लेषण से तात्पर्य व्यक्तिगत, अर्थात किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात की जा रही है। तो जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे सूक्ष्म प्रजनन विश्लेषण, और जब हम पूरे एक एरिया की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे स्थूल प्रजनन विश्लेषण। ये एक मोटे तौर पर आपको बात समझ में आ गई। महिलाओं और पुरुषों की प्रजनन क्षमता या व्यक्तिगत प्रजनन क्षमता को हम कहते हैं या मापते हैं स्थूल प्रजनन क्षमता से। अब इसको मापने के लिए हम 3 अलग अलग साधन या अध्ययन करने के तरीके यूज करते हैं। पहला, एक दिए गए समय पर एक महिला या पुरुष द्वारा दिए गए बच्चों के जन्म की संख्या की जांच करने के माध्यम से, अर्थात इंडिविजुअल उसने एक पर्टिकुलर समय में कितने बच्चों को जन्म दे दिया, इससे उसकी प्रजनन क्षमता को मापा जाता है। ये पहला तरीका है।
प्रजनन वर्ष की आयु के अंत तक महिला द्वारा दिए गए जन्मों की संख्या। सामान्यतः कोई भी महिला 45 वर्ष तक बच्चों को जन्म देती है। अपवाद अलग है कि कोई 60 में भी दे सकती है, लेकिन सामान्यतः महिलाएं 45 वर्ष तक गर्भवती होती है, उनमें क्षमता 45 वर्ष तक पाई जाती है। तो 45 वर्ष तक उसने टोटल कितने बच्चों को जन्म दे दिया, इसको भी एक मापन माना जाता है। जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में जन्म के समय और स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की भी एक तीसरी विधि होती है, जो सामान्यतः हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है। तो ये 3 तरीके की विधियों के माध्यम से सूक्ष्म प्रजनन विश्लेषण जो है वो किया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन विश्लेषण आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन 7 नंबर में पूछ सकता है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक होता है स्थूल प्रजनन विश्लेषण। अब ये भी बहुत काम की बात है, ध्यान से समझ लेना भैया। उस दर को निर्धारित करता है जिस पर एक निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या या उप जनसंख्या में जन्म होता है। मतलब यहां क्या कहा जा रहा है, एक निश्चित जनसंख्या में कितने टोटल बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, टोटल, अर्थात यहां किसी एक व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहां पूरी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की बात हो रही है कि उस जनसंख्या या उसके किसी एक हिस्से, जिसे हमने यहां लिखा हुआ है उप जनसंख्या, ने कितने बच्चों को जन्म दे दिया, इसे हम मापते हैं स्थूल प्रजनन विश्लेषण में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप सब लोग। व्यक्तियों की उर्वरता का अध्ययन करने के बजाय स्थूल प्रजनन विश्लेषण जनसंख्या की प्रजनन क्षमता का अध्ययन करता है। ये बहुत स्पेशल बात है। आप लोग एग्जाम में अगर ये पॉइंट नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें इन पॉइंट शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, तो आपकी बात रिलायबल या कहने योग्य नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकी विद कौन होते हैं भैया, जो जनसंख्या का मापन करते हैं, स्थूल स्तर पर प्रजनन क्षमता को मापते हैं। उसका एक कारण इसे मृत्यु दर के साथ मूल्यांकन करना और प्रजनन परिवर्तन की दर को गणना करना है। सामान्यतः जितने भी जनगणनाएं होती है उनमें स्थूल की, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्थूल प्रजनन क्षमता का उपयोग किया जाता है या मापन किया जाता है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते, वो तो पूरे एरिया की बात करते हैं। प्लस साथ में इससे हमें मृत्यु दर का भी आकलन या मृत्यु दर की भी गणना हम कर पाते हैं, क्योंकि टोटल जितने जन्म हुए उनमें से कितने मर गए, इसका भी आकलन यहाँ हो जाता है। तो ये बातें हैं जिससे हमें जो पॉइंट याद रखने हैं, वे समय के साथ विभिन्न प्रकार की उप आबादी के प्रजनन स्तर की भी तुलना कर सकते हैं। इससे हम 2 अलग अलग एरियाज की तुलना करके देख सकते हैं कि किस एरिया में ज्यादा बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, क्योंकि सूक्ष्म जो अध्ययन विश्लेषण विधि है उससे केवल एक व्यक्ति की, तो जहां व्यक्ति की बात होगी वहां सूक्ष्म आएगा, और जहां एरिया या बहुत सारे एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या के मापने या जन प्रजनन क्षमता की बात आएगी, तो वहां स्थूल प्रजनन विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाएगा। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रजनन परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जैविक कारक होते हैं। जैविक माने जीव के अंदर जो उपस्थित होते हैं, शारीरिक मतलब शरीर में उपस्थित, सामाजिक और आर्थिक कारक, जीवन शैली, ये 5वां कारक है जो आजकल महत्वपूर्ण हो चुका है, जीवन शैली आदि शामिल होते हैं। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक आप कौन से हैं, इनको आपको बताना है कि भैया वो कारक प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं। सबसे पहले शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, क्योंकि समाज की जैसे कहीं कहीं देखिए आप देखेंगे मुस्लिम वर्ग में ज्यादा बच्चों को जन्म दिया जाता है, हिंदुओं का भी अलग अलग पैटर्न है, हिंदुओं में ब्राह्मणों में कम बच्चे, या अलग अलग जातियों में अलग अलग वर्गों में ज्यादा या अधिक बच्चों के जन्म देने की व्यवस्थाएं हैं। तो सामाजिक और आर्थिक कारक भी हिस्सेदार है। यही बात अगर हम अमीर और गरीब में भी देखें तो अमीरों में कम बच्चे जन्म देने की प्रथा है, जबकि गरीबों में ज्यादा बच्चे जन्म देने की परंपरा पाई जाती है। रोजगार, जहां ज्यादा रोजगार होता है वहां ज्यादा लोगों को जन्म दिया जाता है। स्थान और ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र का होना, ये भी कारक होते हैं। तो आपको मूल रूप से 5 कारक जिम्मेदार बताने हैं। जैविक कारक, शारीरिक कारक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नहीं होता है, जीवन शैली उसका 5वां कारक होता है। आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। कहीं कहीं पर धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, विश्वास आदि भी जैविक कारक जो है
वो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्रजनन दर सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। देखिए इसमें पर्यावरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो आप जब भी लिखें पर्यावरण शब्द को जरूर अपने आंसर में एड ऑन करें, क्योंकि जहां पर जैसे यूरोपीय देश है वहां ठंडी जलवायु है, तो वहां बच्चों के जन्म देने की क्षमता जो है वो कम होगी। जो उष्णकटिबंधीय देश है वहां पर बच्चों के जन्म देने की संख्या ज्यादा होगी, और जो भूमध्य रेखीय देश है वहां पर भी और अधिक गर्मी होती है, तो ज्यादा प्रजनन क्षमता होगी। तो गर्मी और ठंड या जलवायु के परिवर्तन से इनकी क्षमता में प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट परिभाषा देख लेते हैं। किंग्सले डेविस और जूडिये किल्के के अनुसार ये तीन शब्द उन्होंने उपयोग किए, संभोग, गर्भाधान और गर्भधारण, ये तीन शब्द यूज किए। को तीन चर कहा या तीन चर माने गए। एग्जामिनर सीधे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है 2 नंबर में कि तीन प्रजनन क्षमता के तीन चर कौन से हैं, चर पूछेगा वो, तीन चरण नहीं है, चर। तीन चर कौन से हैं? तीन चर हैं संभोग, गर्भाधान और गर्भधारण, जिन्हें प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के लिए मध्यवर्ती माना जाता है। ये एग्जाम में सीधे आए हुए प्रश्न या पूछे जा सकने वाले प्रश्न में से एक है, आप याद रखेंगे, नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, हमने एक पॉइंट जो है अपने दिमाग में पूरी तरह सेट कर लिया प्रजनन क्षमता वाला। अब हम आते हैं मृत्यु दर पे। दूसरा हमें एग्जाम में जो पॉइंट पूछा जाएगा सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है मृत्यु दर। अब मृत्यु दर क्या होती है भैया, बहुत अच्छे से शांति से ध्यान से समझ लो इसको। मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? मृत्यु दर से तात्पर्य किसी जनसंख्या में होने वाली मौतों की सापेक्ष, सीधे मत लिख देना, मौतों की संख्या मत लिखना, मौतों की सापेक्ष संवृत्ति या प्रवृत्ति, ये शब्द उपयोग करेंगे आप। मौतों की प्रवृत्ति को मृत्यु दर कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना। वो मृत्यु नहीं पूछ रहा है, वो मृत्यु में दर लगा हुआ शब्द है, दर पूछ रहा है। मृत्यु दर जब पूछी जाएगी तो आप इस शब्द सापेक्ष का उपयोग जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, किसी दिए गए वर्ष में, इसी बात को अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन किया जा रहा है, किसी दिए हुए वर्ष में या किसी निर्धारित जनसंख्या में निर्दिष्ट समय अंतराल में होने वाली मौतों की संख्या वे सूचकांक को हम मृत्यु दर सूचकांक कहते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल के दौरान होने वाली मौतों की कुल संख्या को उसकी मृत्यु दर कहते हैं या उस जगह की मृत्यु दर कहते हैं। या तो इस तरीके से बोलेंगे या सिंपल बोलेंगे कि मृत्यु, किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली मृत्यु की सापेक्ष संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है, इतना आप बोलेंगे। इसे और सरल शब्दों में जो भूगोल के हम शब्दावलियां बात करते हैं, ये अभी तक सोशियोलॉजी की परिभाषा थी, अब मैं भूगोल टाइप की परिभाषा को सोशियोलॉजी के साथ मिक्स करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु अर्थात मृत बच्चों की या मृत लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं या डेथ दर कहलाती है। इसे ही अशोधित मृत्यु दर भी कहते हैं। बहुत कंफ्यूज मत होना अशोधित मृत्यु दर में। जब किसी निश्चित अवधि के दौरान मृत्यु दर निकाली जाती है तो उसे अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। किसी निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद उसकी मृत्यु दर निकाली जाती है तो उसे मृत्यु दर या शोधित मृत्यु दर कहते हैं। डिफरेंस समझ गए हो? देखो मान लो 2024 चल रहा है और मैं 24 के अक्टूबर मंथ में या सितंबर मंथ में जब 24 की मृत्यु दर निकालूंगा तो उसे अशोधित मृत्यु दर कहूंगा। और जब 24 खत्म हो जाएगा और मेरे पास पर्टिकुलर एक फिक्स्ड आंकड़ा आ चुका होगा तो उस आंकड़े को हम कहेंगे मृत्यु दर। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। और आगे बढ़ते हैं, मृत्यु दर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है? ये सोशियोलॉजी के पेटेंट प्रश्न है, बार बार एग्जामों में पूछे गए, इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। प्रभावित करने वाले कारक कौन सी चीजें प्रभावित करती है? तो भैया बाल विवाह। जहां बाल विवाह ज्यादा होता है वहां लड़कियों की या बच्चों के मरने की दर ज्यादा होती है, क्योंकि ना तो वो बच्ची जिसका विवाह हुआ है वो बच्चे पैदा करने के लायक है, ना वो परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लायक है। अब जब वो किसी बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा या तो कुपोषित होगा या किसी कारण से मर सकता है, इसलिए यहाँ मृत्यु दर ज्यादा होगी। जन स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव, तो जहां पर भी जन स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव है वहां मृत्यु दर ज्यादा होती है। शुद्ध पेयजल का अभाव, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डायरिया, हैजा, फलाना ढिमाका, टाइफाइड, आइटाइड, ये सब का बीमारियां इसी से होती है।
मानव के शरीर में 70% हिस्सा जो है वो पानी होता है, तो उसमें पानी का बड़ा सा रोल है। अगर हम शुद्ध पानी नहीं पीते हैं तो जल्दी बीमार होते हैं, ज्यादा बीमार होते हैं, जिससे मृत्यु दर ज्यादा होती है। जलवायु, ठंडी जलवायु की अपेक्षा गर्म जलवायु जो है वो मृत्यु दर ज्यादा करती है। आत्महत्या, अब जीवन शैली में परिवर्तन आने के कारण आत्महत्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे भारत में अब मृत्यु दर बढ़ करके 2024-22-23 में 12.4 हो चुकी है। मतलब हर 1 लाख व्यक्ति में से 12 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा। भारत में हर 1 लाख लोगों में से 12 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो बहुत बुरी बात है, जो बहुत गलत स्थिति को दर्शाती है। शिशु हत्या, उद्योगों का कम होना या उद्योगों का कम विकास भी मृत्यु दर को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। अकाल, प्राकृतिक प्रकोप और दुर्घटनाएं, ये भी मृत्यु दर को प्रभावित करती है। पौष्टिक भोजन का अभाव होना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित करता है भैया। गरीबी और जीवन स्तर का निम्न होना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गरीबी जहां होगी वहां मृत्यु दर ज्यादा होगी। अमीरी में मृत्यु दर कम होती है। सामान्यतः यूरोप और अमेरिका की तुलना भारत से यहाँ की जा सकती है। भाग्यवतीता या संतान को बहुत ज्यादा ईश्वर की देन मानकर वो टोने टोटके वो करते हैं ना, झाड़ फूक, उनके माध्यम से उपचार करना, ये भी मृत्यु दर को बढ़ावा देता है। जनता की अज्ञानता, अंधविश्वास, अस्वास्थ्यकर सामाजिक आदतें, जैसे हाथ नहीं धोने की आदतें, जैसे कुछ तो भी खा लेने की आदतें, जैसे बासी खाना खाने की आदतें, गंदा पानी पीने की आदतें, ये सब चीजें बीमार करती हैं और उनसे मृत्यु दर बढ़ती है। अत्यधिक शिशु मृत्यु दर, सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था ना होना, आप देखेंगे गंदी बस्तियों में मृत्यु दर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य या जो स्वच्छता है वो सीधे मृत्यु दर से, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती है। हमने पॉइंट पढ़ लिया मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये नोट कर लेना आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं हम। वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत में मृत्यु दर कम होती जा रही है हमारी, धीरे धीरे पिछले 10, 20, 50 सालों का अगर आप एक आंकड़ा उठाकर देखें तो मृत्यु दर जो कि एक जमाने में 35 हुआ करती थी, वो अब 6 हो चुकी है। तो मृत्यु दर का 35 से 6 पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे हो रहा है कि मृत्यु दर कम हो रही है? तो कारण है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर की उन्नति। अभी हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से लोगों को फ्री में जीवन बीमा दे दिया, उपचार दे दिया, जिससे लोगों की मृत्यु दर कम हुई है, इलाज मिल रहा है लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में। अकाल और महामारियां धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए आज 100 सालों में एक महामारी अकाल आता है। पहले हर 5 साल 10 साल में एक बार अकाल महामारी आती थी। स्त्रियों की शिक्षा का विकास या प्रसार हो रहा है, जिससे सशक्तिकरण हो रहा है और बहुत सारी चीजें सुधर रही है। विवाह की आयु में वृद्धि से जन्म दर कम हुई और उससे मृत्यु दर अपने आप कम हो गई। यातायात और संचार के साधनों का विस्तार हुआ। कृषि का अप्रत्याशित रूप से तकनीकी उन्नति हो गई, जिससे भोजन की उपलब्धता पर्याप्त हो गई और उससे मानव जीवन सुरक्षित होने लगा। आर्थिक और सामाजिक उन्नति हुई। मनोरंजन के साधनों का विस्तार हुआ। अंधविश्वास में कमी आई। जीवन स्तर में वृद्धि हो गई। बीमारियों पर नियंत्रण या बीमारियों का उन्मूलन हुआ। आवास की सुविधाओं में सुधार हुआ। प्रत्येक व्यक्ति तक पीने का पानी पहुंचने लगा। स्वच्छता को अपनाया जाने लगा। अब यहाँ हर आप भारत सरकार की एक एक योजना लिखो। जैसे हम विवाह लिख रहे हैं तो आप कानून लिख दो, महिला सशक्तिकरण लिख रहे हैं तो वहां आप जो भारत सरकार ने मातृ वंदना अधिनियम बनाया उसका नाम लिखो। अगर आप पानी की बात कर रहे हैं तो वहां आप नल जल मिशन लिख दीजिए। अगर आप आवास की बात कर रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना लिखिए। अगर आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन लिखिए। अगर आप रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऐसी चीजें हमें लिखनी है। ये करंट अफेयर से जोड़ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके आंसर को बहुत अच्छा बना देता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला एक टॉपिक हमारे सिलेबस में है रुग्णता। क्या दिया हुआ है? रुग्णता। अब ये रुग्णता क्या है भैया? रुग्णता शब्द को समझ लो भाई। देखो रुग्णता क्या होता है? रुग्णता शब्द रुग्ण से बना है, जिसका मतलब होता है बीमार या बीमारी। और बीमारी जो है उसके लिए हिंदी शब्द व्याधि भी यूज होता है, बीमारी भी यूज होता है और रुग्णता भी यूज होता है। तो रुग्णता या रुग्णालय या बीमारी या दवाखाना या अस्पताल, ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं, अर्थात हम बीमारी की बात कर रहे हैं। अब चलिए टॉपिक पे कवर करते हैं। रुग्णता से तात्पर्य सामान्यतः किसी विशिष्ट बीमारी या अस्वास्थ्य स्थिति से है,
पॉइंट नोट कर लेना, एग्जाम में एक एक लाइन में ऐसे ही आंसर लिखना पड़ेगा। उदाहरण मधुमेह मतलब डायबिटीज, कोविड-19, HIV, इन बीमारियां या ऐसी बीमारियां जो मनुष्य के जीवन को समाप्त कर सकती है, उस स्थिति को कहते हैं रुग्णता। बहुत ध्यान से समझ लेना। सरल शब्दों में रुग्णता एक जनसंख्या में कितने लोग अस्वस्थ लोग अर्थात रुग्णता से ग्रसित लोगों की स्थिति को बताती है। रुग्णता का अर्थ क्या है कि किसी एक निश्चित जनसंख्या में कितने लोग बीमार हैं, उस स्थिति को कहते हैं रुग्णता। बहुत अच्छे से समझ लेना। मॉर्बिडिटी माने बीमारों की संख्या। मॉर्बिडिटी या रुग्णता का अर्थ है जनसंख्या में बीमार लोगों की संख्या। रुग्णता दर क्या होती है? किसी विशेष बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या को रुग्णता दर कहते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। रुग्णता दर, रुग्णता, ये शब्द पूछे जा सकते हैं 2-2 नंबर में। और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ो तो आपको पॉइंट मिलेगा। किसी समुदाय विशेष के खराब स्वास्थ्य के आकलन के लिए नीचे दिए गए संकेतक जो है वो यूज करते हैं। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉलेज के एग्जाम में, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं कि भैया रुग्णता का मापन कैसे करते हैं, रुग्णता की स्थिति को कैसे मापते हैं। तो आपतन और व्यापकता से, संज्ञान में आने वाली आपतन दर या यानी अधिसूचना दर से, बाह्य रोग विभागों और स्वास्थ्य केंद्रों में रोगियों की दर से, भर्ती, पुनः भर्ती और अस्पतालों में मरीजों की छुट्टी की दर से, अस्पतालों में भर्ती रहने वाली अवधि की दर से, बीमारी की अवधि और या विद्यालय में अनुपस्थिति की अवधि के आधार पर भी इसका मापन किया जाता है। तो बहुत डीप में मत जाना है, एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए इस बात को बता दिया मैंने आप सबको। इस प्रकार रुग्णता संकेतक किसी समुदाय विशेष के स्वास्थ्य स्तर को व्यक्त करता है। इससे स्वास्थ्य अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन करने और जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली बनाने में सहायता प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, स्वास्थ्य के आकलन या रुग्णता आकलन या रुग्णता संकेतकों पर प्रकाश डालिए या बताइए रुग्णता संकेतक क्या होते हैं। ये 5 रुग्णता संकेतक आपको याद रखने हैं, रख सकते हैं। तो उदाहरण, कोविड-19 के दौरान रुग्णता की स्थिति से ही उपचार की उचित व्यवस्थाएं हमने की। जब तक हमारे पास आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोग बीमार हुए, कैसे बीमार हुए, कितने समय तक बीमार रह रहे हैं, तब तक हम उस बीमारी का उपचार नहीं कर पाए। तो रुग्णता दर का आकलन इसलिए जरूरी है कि उस बीमारी का आकलन करके हम उसके उपचार की व्यवस्थाएं जुटा सके। और आगे बढ़ते हैं, प्रवास एक क्वेश्चन है या एक स्पेशल पॉइंट हमसे पूछा जाता है, प्रवास क्या होता है? प्रवास क्या होता है भैया? किसी व्यक्ति अथवा जन समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। बहुत सामान्य सा, कॉमन सा, बहुत छोटा सा प्रश्न है। प्रवास का मतलब क्या है? देखो, ये मैं प्रभास नहीं बोल रहा हूं, है ना, प्रवास, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। प्रवास ये क्या होता है भैया? प्रवास किसी स्थान पर निवास करना, लेकिन अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर, मतलब मूल निवास स्थान को छोड़कर जब हम कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर निवास करता है या रहने जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रवास। समझिए, परिभाषा पर चलेंगे। किसी व्यक्ति अथवा जन समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। प्रवासन या प्रवसन को देश के भीतर या बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। परंतु जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से प्रवासिता का अभिप्राय स्थायी या दीर्घकालिक निवास के रूप में है। या 80% लोग फंस जाएंगे एग्जाम में जब इसे लिखेंगे। तो देखो, आपकी परिभाषा या आपके आंसर में 3 बातें आनी चाहिए। स्थायी शब्द आना चाहिए, प्रवास शब्द आना चाहिए और मूल निवास स्थान शब्द आना चाहिए। मूल निवास। अब यहां आप बहुत ध्यान से समझिए, जिस परिभाषा में 3 शब्द होंगे वो परफेक्ट होगी। किसी व्यक्ति या जनसंख्या के समूह द्वारा अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर स्थायी रूप से छोड़कर अन्य स्थान पर निवास ही प्रवास कहलाता है। ऐसा आपको याद रखना है। अब परिभाषाएं देख लेते हैं भैया इसकी। देखो, प्रवास की परिभाषा डेविड हीर ने दी है, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं। अपने सामान्य रहने के स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना देशांतरण या प्रवास कहलाता है।
अगर एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाए देशांतरण क्या है, तो आप देशांतरण में भी, देशांतरण जो है उसमें भी प्रवास को ही लिख कर आएंगे। डेविड हीर ने देशांतर और प्रवास दोनों को एक ही माना है। किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर निवास करना देशांतरण या प्रवास कहलाता है। एस.सी. दुबे एक भारतीय समाजशास्त्री हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। प्रवास सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन अर्थात तथा बहिर्गमन होता है। बड़े सरल शब्द हैं। जब जनसंख्या का अंतर्गमन मतलब आए या बहिर्गमन मतलब जाए तो उसे कहते हैं प्रवास। बर्गले ये भी बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं, क्या कहते हैं, प्रवास मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त होता है। कितना अच्छा सरल शब्द है, प्रवास मानव जनसंख्या के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त होता है। अब यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन, प्रवास एक प्रकार की अभौगोलिक या एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासिता अर्थात स्थानीय प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है। बहुत सामान्य सी बात है कि एक भौगोलिक इकाई को छोड़कर जब कोई व्यक्ति दूसरी भौगोलिक इकाई में रहने जाता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं, जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इतनी बड़ी परिभाषा मत करो, सिंपल सी बात है। एक भौगोलिक इकाई को छोड़कर दूसरी भौगोलिक इकाई में निवास करना ही क्या है, प्रवास। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। प्रवास की विशेषताएं भी होती है भैया, क्या विशेषताएं हैं, जनांक की विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ये जनसंख्या का ढांचा ही बदल देता है। प्रवास इतनी अच्छी चीज है कि ये जनसंख्या का ढांचा बदल देता है। क्या बदल देता है, जनसंख्या का ढांचा। याद रखना, प्रवास के द्वारा व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवेश में परिवर्तन होता है, ये भी याद रखना। प्रवास की प्रक्रिया जन्म स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर आवास को प्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। अपने निवास स्थान को बदले बिना व्यवसाय या मनोरंजन के लिए किसी स्थान पर जाना प्रवास नहीं कहलाता है, ये भी याद रख लेना। प्रवास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही दोनों समुदाय की श्रम शक्ति और सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। तो 5 अगर विशेषताएं आपसे पूछी जाए प्रवास की, तो पहला, इससे डेमोग्राफिक चेंज आता है, जनसांख्यिकी चेंज आता है। इससे 2 समुदायों में जनसंख्या का अदला बदली या स्थानांतरण होता है। इससे जनसंख्या में सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। इससे जनसंख्या की सामाजिक परिवेश में बदलाव आता है। इससे श्रम शक्ति और आय या आर्थिक स्थिति का भी आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रवास के प्रकार देख लेते हैं भैया। प्रवास के 2 प्रकार होते हैं। प्रवास के कितने प्रकार हैं, 2। पहला प्रवास का प्रकार है आंतरिक और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। क्या है, आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। यहां से छोटे प्रश्न जरूर आएंगे, है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के या देश के अंदर किसी व्यक्ति का प्रवास आंतरिक प्रवास है। आंतरिक प्रवास किसी देश या राजनीतिक इकाई की सीमाओं के भीतर होने वाला प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इतना जरूर लिखना, राजनीतिक इकाई, क्योंकि यहाँ पूरा सब खेल राजनीतिक शब्द से जुड़ा हुआ है। यहाँ समझ लो, एक राजनीतिक इकाई के अंदर, राजनीतिक इकाई कोई एक जिला हो सकती है, देश हो सकती है, राज्य हो सकती है, कुछ भी, तो उसी के अंदर का प्रवास जो है वो आंतरिक प्रवास है। जबकि एक राजनीतिक इकाई से दूसरी राजनीतिक इकाई में प्रवास जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। ये बहुत ध्यान से समझ लेना। अंतरराज्यीय जो प्रवास है उसके 4 अलग अलग प्रकार या प्रमुख 4 भाग होते हैं उसकी दिशा के आधार पर। गांव से शहर की ओर, एक गांव से दूसरे गांव की ओर, एक शहर से दूसरे शहर की ओर और शहर से गांव की ओर। ये 4 उसकी वैरायटी हो गई, बड़ी सिंपल थी। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। एक देश से दूसरे देश अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रवास एक राजनीतिक सीमा को लांघ कर दूसरी राजनीतिक सीमा में बसने को ही हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। वर्तमान में एक देश का नागरिक जब दूसरे देश में रहने चले जाए
तो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। इसके भी दो प्रकार होते हैं भैया, एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। ये एग्जाम में आते हैं भैया, 2 नंबर में प्रश्न, याद रखना। अप्रवास विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए जाने की क्रिया है। उत्प्रवास एक देश से जब लोग दूसरे देश में स्थायी रूप से सबके सब यहां से वहां चले गए तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। बहुत समझ लेना अच्छे से, भारत का कोई व्यक्ति सऊदी अरब में जाकर के बस जाए तो ये अप्रवास है, समझ गए। जब तिब्बत के लोग उठ करके भारत में आ जाएं तो इसे उत्प्रवास कहते हैं। बहुत अच्छे से इस बात को फाइंड आउट दिमाग में कर लेना। अब प्रवास के प्रभाव भी पूछे जा सकते हैं, वो भी याद रख लो। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव 2 प्रकार के होंगे। सकारात्मक क्या होगा, भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। भाई यहां से चला गया या यहां आ गया तो या तो कम होगा या बढ़ेगा। उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन में क्यों वृद्धि होगी भैया, अलग अलग उत्पादन की स्कीम लेकर के वो आएंगे ना यहाँ। व्यक्तिगत कुशलता में वृद्धि, क्योंकि अलग अलग नॉलेज एक्सचेंज होने लगेंगे। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, सद्भाव में वृद्धि होगी, आर्थिक नियोजन में को प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत लाभ है इसके, बहुत फायदे हैं। आगे इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। पारिवारिक विघटन, कैसे, एक व्यक्ति यहां रहता था, एक यहां से छोड़ करके अमेरिका चला गया तो परिवार टूट गया उसका, उसके माता पिता, उसकी बीवी बच्चे यहीं छूट गए, परिवार टूटा। गंदी बस्तियों का में वृद्धि होगी, क्योंकि गांव से कोई व्यक्ति शहर में रहने आ जाएगा, शुरू में पैसे नहीं होंगे तो गंदी बस्तियों में रहेगा, कहीं पे भी रोड के किनारे सो जाएगा, तो उससे गंदी बस्तियों का विकास होगा। नगरीय बेरोजगारी में वृद्धि होगी। व्यक्तिक विघटन होगा, क्योंकि अब अकेला रहेगा तो दारू पिएगा, नशा करेगा, अलग अलग प्रकार के अपराध में लिप्त हो जाएगा, इसलिए व्यक्तिक विघटन होगा। अलगाववाद की समस्या जन्म लेगी, अकेले रहने से अलगाववाद पैदा होता है। अनेक प्रकार से अपने आप को बांध लेना चीजों में, सामाजिक बंधनों में मनुष्य के जीवन को सरल बनाता है, जबकि अकेला जीवन अलगाव को जन्म देता है। हमने 4-5 पॉइंट को रेंडमली जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाया। उम्मीद है मेरी स्पीड के साथ आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो भाई स्पीड को कम कर लेना, अपने मोबाइल में ऑप्शंस होते हैं। उम्मीद है इस पूरे टॉपिक में मैं आपको जो अवधारणाएं दी हुई हैं, वहां प्रजनन क्षमता का कॉन्सेप्ट, मृत्यु दर का कॉन्सेप्ट, प्रवास का कॉन्सेप्ट, आयु और लिंग संरचनाएं छूटा है, इसको छोड़कर बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने विशेष रूप से इतनी देर तक तसल्ली रखकर मुझे सुना। शांति से इसे एक बार डबल मोड में रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, छोटे प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।